अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। तो सबसे पहले आज उस अजीम शख्सियत का, अजीम लीडर का जन्मदिन है जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और पिछले 50 सालों से जो पाकिस्तान की सियासत का महवर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज पे जो है सालगिरह है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो हैं जिन्होंने 1965 की जंग के बाद आमिरत को, आमराना हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को लात मार के इक़्तिदार को ठोकर से बाहर आए। 65 की जंग के बाद, ताशकंद मुआहदे के बाद भुट्टो साहब बाहर आए और लाहौर में उन्होंने पहला इज्तिमा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और पार्टी की बुनियाद रखने के सिर्फ 1.5-2 साल के बाद ही आम इंतखाबात हो गए और उसमें पीपल्स पार्टी जो है मगरबी पाकिस्तान की बड़ी जमात बन के उभरी। उसके बाद जो हालात बने, जो सूरत-हाल बनी, उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। 90,000 फौजी भारत की कैद में चले गए। वहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो बाद में पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बने, सदर बने पहले, सदर बनने के बाद उन्होंने जो इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट किया, वो आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला सबसे अहम और बड़ा मुआहदा है, जिसको दोनों ममालिक बार-बार रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये बाइज़्ज़त मुआहदा था एक ऐसे सदर का जो हारी हुई जंग था, जो हारे हुए मुल्क का था, जिसके 90,000 कैद में थे, हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है भारत के कब्ज़े में थी। लेकिन उसके बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने अहम और इतने जानदार जो है मुआहदा कर पाए भारत के साथ और पाकिस्तानी फ़ौज की वापसी मुमकिन बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 3 जनरलों ने वहाँ ड्यूटी सरअंजाम दी। जब भुट्टो साहब सदर बने तो जनरल गुल हसन उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे और आर्मी चीफ थे, लेकिन बाद में भुट्टो साहब ने उन्हें बरतरफ कर दिया था। उनको हटाकर जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ बनाया, जो 3 साल तक चले। उनके बाद फिर जनरल ज़िया की बारी आई और वही जनरल ज़िया जिसने बाद में भुट्टो साहब का 5 जुलाई 77 को तख्ता उलट दिया था और 4 अप्रैल 79 को उन्हें शहीद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत सी खिदमात हैं, बहुत से कारनामे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में उन्होंने आवाम को बोलने का हक दिया। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों को, किसानों को, तलबा को, सबको हुकूक दिए और कहा कि आप बोलें और लोगों की आवाज़ बनाई। आज जो लोग यूनिवर्सिटीज़ और ये देख रहे हैं जाल बिछे हुए सिंध में और हर तरफ, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने की यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में नया आइन दिया, पहली बार पाकिस्तान को एक जमहूरी आइन दिया और उसके बाद 73 में 14 अगस्त 1973 से वो वज़ीर-ए-आज़म बने उसी आइन के तहत। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया पाकिस्तान को, जो आज तक चल रहा है, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान की जो बक़ा और सालमियत है। उसी भुट्टो ने कादियानियों को काफ़िर करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसकी इस्लामी खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत ये है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाद में एक कानून बनाया, मज़हबी उमूर की वज़ारत बनाकर उसमें एक कानून बनाया कि किसी भी तौर पर जो है पाकिस्तान में जो कुरान शरीफ में से जितनी गलतियां हैं वो सारी ख़त्म की जाएं और आइंदा एक बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड ही उस कुरान को अप्रूव करेगा, उसके बाद वो उसकी प्रिंट होगी। गलतियों से पाक कुरान शरीफ पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मुतारफ़ कराया गया और उस पर सख्ती से अमल किया गया। लेकिन आजकल फिर देखा जा रहा है कि लोग अपने तौर पर कुरान छाप रहे हैं और उसमें गलतियाँ निकल रही हैं। ये सारी चीज़ें उस ज़माने में हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जुआ, शराब और रेस कोर्स पर पाबंदियाँ लगाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी जो है दिन, जुमे के दिन आम तातील का ऐलान किया, जो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी 77 में PNA ने तहरीक चलाई थी। उसी तहरीक के नतीजे में फिर ज़िया को मार्शल लॉ लगाने का मौका मिला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को और उनकी जो आवाम से मोहब्बत को आज तक कोई दिलों से नहीं निकाल सका। लाखों पाकिस्तानी आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अकीदतमंद हैं, उन्हें चाहते हैं। उनको मारने वाले बिल्कुल बीच शहर में पड़े हुए हैं। उनको कत्ल करने वाले जालिम जनरल ज़िया की कब्र फैसल मस्जिद में सरेआम है, जहाँ हज़ारों अफराद डेली विज़िट करते हैं। लेकिन इस लानती की कब्र पर कुत्ते जो है पेशाब कर रहे हैं। आप जाके देखें, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उनको वीडियो में दिखाऊंगा कि कुत्ते किस तरह ज़िया की कब्र पर घूम रहे हैं और बैठे हैं। और आप चले जाएँ गढ़ी खुदावश में, जो बहुत दूर वीराने में है, बहुत दूर है लोगों से, लेकिन फिर भी आप जब भी जाओ, किसी भी वक्त जाओ, आपको वहाँ लोग मिलेंगे, रश मिलेगा, लोगों का तांता बंधा हुआ है। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और भुट्टो साहब ने कहा था ज़िया को कि तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन मैं तारीख में हमेशा ज़िंदा रहूँगा।
اور واقعی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے اس ملک کے عوام کے دلوں میں رہنے کا ہنر سیکھا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ عوام کے دلوں میں کس طرح رہا جائے، عوام کی خدمت کا جذبہ، عوام میں گھل مل جانا، عوام کے ساتھ ملنا، یہ ہم اس کے آنکھوں دیکھے گواہ ہیں کہ کس طرح بھٹو صاحب غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ایسی جگہوں پہ۔ ایک ملا کے جب 76 میں جو سیلاب آیا تھا تو وہاں منشور جھیل پر جہاں اس بار بھی ساری چیزیں ڈوب گئیں، اس زمانے میں بھی بڑا سیلاب آیا تھا، تو بھٹو صاحب ادھر گئے تو ایک کشتی میں ایک ملا کی جو بیوی تھی وہ کھانا بنا رہی، تو بھٹو صاحب نے کہا کیا بنا رہی؟ تو اس نے کہا میں مچھلی بنا رہی ہوں۔ تو بھٹو صاحب وہیں بیٹھ گئے کہ مجھے کھلاؤ۔ تو سارے جو چیف منسٹر سندھ تھے، جتوئی صاحب، حفیظ پیرزادہ، امرتا بھٹو، سارے لوگ بھٹو کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یار یہ مچھروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ اس شخص کی عظمت تھی، وہ شخص کی کہ اس کو امیر و غریب کا فرق نہیں تھا، وہ انسان کو انسان سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ ہر انسان کو بنیادی حق ہونا چاہیے، اسے جینے کا حق دو۔ تو چلتے ہیں اب دوسری خبروں کی طرف۔ انشاءاللہ ذوالفقار بھٹو پر ایک پروگرام کریں گے، 4 اپریل کو مکمل پروگرام کریں گے۔ اس وقت کے لیے اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف کہ پھر ٹی ٹی پی کی دہشت گردی نے سر اٹھا دیا ہے۔ گجرانوالہ میں جو ٹی ٹی پی نے سی ٹی ڈی کے اہم آفیسر ایک ڈائریکٹر تھے، ان کو اور ان کے ساتھ ایک دوسرے ساتھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ہلاک کرنے والے کو جو ہے پہچان لیا گیا ہے، وہ پشتون تھا، افغانی ہے، اور انہوں نے وہاں فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کل ان کی تدفین ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب خاص طور پہ وہاں شریک ہوئے ہیں اور غمزدہ خاندان کو، ان کے بچوں کو جو ہے عطر دی، دلاسا دیا، آسرا دیا۔ تو اس طرح یہ صورتحال بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف طالبان نے باقاعدہ ایک خط لکھ کر ذوالفقار علی بھٹو کے نواس اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو اور جناب شہباز شریف اور مسلم لیگ کے دیگر لیڈروں کو تھریٹ دی ہے، دھمکی دی ہے کہ وہ طالبان اب ان کو نہیں چھوڑے گی، اور ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ ان سے دوری رکھیں، نہیں تو ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ طالبان کا جو خط ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت، اور یہ وہ اصطلاح ہیں جو پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کا لیٹر نکلا ہوا ہے، لیکن یہ طالبان ٹی ٹی پی جو ہے پی ٹی آئی کی عسکری ونگی ہے، ان کے کہنے پہ کر رہی ہے اور تھریٹ دے رہی ہے سب کو جو گورنمنٹ میں شامل ہے۔ امریکن کہہ رہے ہیں کہ امریکن حکومت ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، باقاعدہ وہ خط اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان نے بہت بڑا تھریٹ دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو جمہوریت پسند سیاستدان ہیں وہ عوام میں رہیں گے، عوام کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اور پاکستان کو بھی محفوظ رکھے، پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے۔ یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ رد الفساد جیسا آپریشن ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وزیر آباد کے کیس پر۔ وزیر آباد کیس پر بہت سی چیزیں پچھلے 2 دنوں سے کھل رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب کی جو سرکاری لیبارٹری ہے، فرائزنگ لیبارٹری، جو پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے انڈر میں ہے، اس نے بھی بیان دے دیا تھا، اسٹیٹمنٹ دے دی لیبارٹری ٹیسٹ کا جو رزلٹ دے دی کہ عمران خان پر کوئی گولی نہیں لگی، وہ ایسے ہی ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اس کو کوئی گولی نہیں لگی، اس کو صرف چند گولیوں کے کھول جو ہوتے ہیں ذرات وہ لگے ہیں۔ اس کے باوجود وہ 2 مہینے سے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، باہر نہ کر کے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ مجھے گرفتار نہ کریں، اس لیے وہ گھر سے ہی باہر نہیں نکل رہا۔ تو یہ کیس میں ابھی ایک نیا موڑ آیا ہے۔ آج ایک ویڈیو بھی ریلیز ہو گئی ہے جس سے میں جو فرسٹ بیان نوید کا ریکارڈ کیا گیا تھا، وہ بیان جو ہے ڈی آئی جی جو رینج ہے گجرانوالہ، اس کے دفتر میں نوید کو بٹھا کر اس کا بیان ریکارڈ کرایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ پنجاب گورنمنٹ اس کی پوری سہولت کار تھی، چودھری پرویز الہی اور ڈی آئی جی اور یہ سارے عمران خان گروپ، یہ سب اس میں ملوث ہیں۔ لیکن بات وہیں آتی ہے، آج نوید کے جو ہے وکیل، اس نے بھی پریس کانفرنس کی، لاہور میں بہت بڑی پریس کانفرنس کی، اور تمام ٹی وی چینلز نے اسے باقاعدہ براہ راست نشریات کیا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ کل انہوں نے جج کو کہا کہ 45 دن کا تو ان کو ریمانڈ پہلے دے چکے ہیں، اس کو اور کتنا ریمانڈ دیں گے، لیکن عدالت نے کوئی بات نہیں سنی اور مزید 15 دن کے لیے ان کو ریمانڈ پولیس کے کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ پولیس کا پورا دباؤ ہے اس پر، نوید پر، کہ وہ کسی بھی طرح پی ایم ایل نون کی کسی قیادت کا نام لے لیں کہ ہاں مجھے انہوں نے کہا تھا، وہ ڈرامے بازیاں تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جے آئی ٹی کو بھی انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا کہ جے آئی ٹی نے
जो हैं बुनियादी जो सबूत है वो मिटा दिए हैं, और जो जिन चीज़ों पर वो चल रही है वो बिल्कुल ही उलट है। वे JIT जमान पार्क से हिदायतें लेकर केस कर रही है, लेकिन इमरान खान और JIT दोनों असल हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने कहा था कि PTI का जो इमरान खान पर हमला हुआ उसके किसी गार्ड ने कोई फायरिंग नहीं की, मौज़ूम जो है उनकी फायरिंग नहीं मारा, और 3 बंदों ने कंटेनर पर फायरिंग की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडियन टीवी चैनल ने भी वो दिखाया था कि इमरान खान कंटेनर से जो फायर हो रहा है उसकी वीडियो मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। अगर फवाद चौधरी को चाहिए तो मैं उसको भेज दूंगा, उसके ट्विटर पर उसको भेज दूंगा कि देखो ये किस तरह तुम्हारे जो अपना कंटेनर का ऊपर का हिस्सा है उसे दूसरे जो नंबर पे लोग खड़े थे वहाँ से एक गार्ड ने फायर किया था, और वो फायर सीधा मौज़ूम के सर में लगा। क्योंकि नवीद का जो है जिस तरह उसने 2 फायर किए तो उसको पकड़ कर उसका दूसरे बंदे ने हाथ से पकड़ के उसका पिस्टल ऊपर कर दिया था, तो सारे उसकी जो गोलियां हवा में चली गई हैं, लेकिन उसको मौज़ूम को जो ऊपर से नीचे गोली लगी है, जिस तरह उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ऊपर से गोली उसके सर में लगी है, तो वो गोली कंटेनर से मारी गई है, जिसका मुकदमा होना चाहिए। इमरान खान और उसके सारे गार्ड्स का जो है उन पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि गार्ड्स का असला भी फ्रेजिंग के लिए नहीं पेश किया गया, तो किस तरह कहा जा रहा है कि वो गोली उनकी नहीं है। बिल्कुल जो है JIT की जो पहली बार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी उसमें यही था कि 13 खून मिले, 11 जो उस पिस्टल के थे जो 9mm का था, और 2 गोलियां SMG की हैं जो ऊपर से फायर की गई हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, वज़ीराबाद का ड्रामा खुल गया है कि ये ड्रामा हाथ से चलाया गया था। नहीं तो एजाज चौधरी सेनेटर को एक दिन पहले किस तरह पता चला कि कल वज़ीराबाद में इसी जगह पर इमरान खान पर हमला होगा। और इसके अलावा दूसरे जो PTI के थे टूलर वो भी यही बता रहे हो, खुद इमरान खान 2 दिन पहले से लोगों को जहन में ये बात बिठा रहा था कि मुझ पर हमला होगा, मुझ पर हमला होगा, मैं मौत से नहीं डरता, मुझ पर हमला होगा। और तीसरे दिन हमला हुआ, और मौत से क्या डरता, वो एक फायर के बाद घर में छुप के बैठ गया है और अभी तक अंदर पड़ा है। और 600 से ज़्यादा सिपाही पुलिस वाले उसको बाहर से पहरा दे रहे हैं, अंदर से भी उन्होंने KPK की पुलिस के कमांडोज बुलाए हुए हैं, वो सारे लोगों के डर में अंदर वो मजे से बैठा हुआ है। तो ये थी सारी सूरत हाल। और कल फिर इमरान खान ने बाजवा पर हमला कर दिया और कहा कि बाजवा ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी वज़ीराबाद में। इसके सारे पीछे जो है जनरल बाजवा था। जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान मुसलसल बोलते जा रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं। आगे से जनरल बाजवा भी जो जवाब दे रहे हैं जावेद चौधरी के थ्रू, जो उन्होंने जवाब दिए हैं अब तक 3 कालमों में, उससे ये बात भी कल ही खुल गई है कि रियासत ने किस तरह इमरान खान से मिलकर इस मुल्क को तबाह किया, इस मुल्क में किस तरह एक फाशिस्ट गवर्नमेंट कायम की, किस तरह 2018 के इंतखाबात चुराए। ये सारे जराइम हैं, इनका फैसला होना चाहिए। इन पर मुकदमे, सब पर एक बड़ा मुकदमा और एक बड़ा कमीशन बनना चाहिए जो है इस बात का तयन करे कि किस किस ने आइन शिकनी की, आइन के खिलाफ जाके काम किया। पंजाब में एक बार फिर सूरत हाल जो है बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि PTI के मजीद 2 अरकान और जो है उन्होंने भी खुलकर कह दिया है कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं दे। इसका मतलब है 3 PTI के अरकान अब जो है परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। एक वहदत मुस्लिमीन की जो लेडी MPA थी उसने भी जवाब दे दिया। इसका मतलब ये 4 ये और 2 पहले यानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मज़ारी और एक रहीम यार खान से MPA हैं, उनका नाम जहन से निकल गया। तो ये 6 बंदे इनके वोट नहीं देंगे, यानी टोटल 190 वोट थे, तो उसमें से 6 वोट चले गए तो 184 बन गए, जबकि परवेज़ इलाही को 186 वोटों की ज़रूरत है, तो ये वोट कम हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि 3 वोट जो है क्यू लीग के भी गायब है। चौधरी सारा अभी तक लंदन से पाकिस्तान वापस नहीं आई, तो 3 वोट इनके PMLQ के भी कम होंगे। इस तरह परवेज़ इलाही वोट नहीं ले पाएंगे। इमरान खान की पूरी ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही 9 तारीख से जो है एतमाद का वोट ले ले, 11 तारीख से पहले, ताकि 11 तारीख को असेंबली में जाए तो उसके बाद ये सारी कोर्ट में जाए, उसके बाद कोर्ट के डिसीजन के फ़ौरन बाद असेंबली तोड़ दी जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि परवेज़ इलाही के बाद अक्सरियत नहीं है। कुछ भी हो, इमरान कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उस परवेज़ इलाही ने बड़ी कोशिश की है। इस हफ्ते में उसने 3 चक्कर खुफिया तौर पे इस्लामाबाद के लगाए हैं ताकि किसी तरह से कोई मामलात बेहतर हो पाए, लेकिन अभी तक जो मिलने वाली इतलात हैं तो जो परवेज़ इलाही को बिल्कुल चिट्टा सा जवाब मिल गया है, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। अभी तक तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुई जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला रहेंगे। उसके अलावा आर्मी चीफ जो है सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने वली अहद से मुलाकात की है।
आर्मी चीफ का पहला दौरा है सऊदी अरब का, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से प्रोग्राम और तैयारियां हो रही थी। इस दौरे के से काफ़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं कि आर्मी चीफ के वहाँ जाने से जो सऊदी अरब ने मज़ीद तकरीबन $4.5 अरब पाकिस्तान को देने हैं, जिनमें $3 अरब कैश और $1.5 अरब का तेल जो है 3 साल की उधार पर वो देंगे। तो ये मुआहदा भी तकरीबन तैयार था, लेकिन आर्मी चीफ के पहले विजिट का इंतज़ार था, तो ये हो गया है। तो हो सकता है कल तक जब तक वो वहाँ होंगे इस चीज़ को भी सामने लाया जाए और ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। उस दूसरी तरफ पीटीआई के ट्रोलर्स ने बिलावल भुट्टो की जो खैरपुर नाथन शाह के करीब एक गांव में स्कूल में बच्चों के साथ तस्वीर है, उस पर काफ़ी ट्रेंड चलाया हुआ है यूट्यूब पर, इस पर जो है फेसबुक पे और ट्विटर पर, और उस पे तस्वीर पे कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो महंगे जूते पहने हुए हैं, लेकिन वो सारे बच्चे जो साथ उसके खड़े हैं तस्वीर में, स्कूल में न बैठने की जगह है, न उनको कपड़े हैं, न उनको जो है वो पाँव में चप्पल है। तो ये इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, लेकिन असल मसला जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मेरा एक यूथिया दोस्त भी कनाडा में है, उसने भी वहाँ से मुझे तस्वीर भेजी कि इस पर आप क्या कहेंगे। तो मैंने उनको लिखा था, बताया था कि भाई ये सैलाब ज़दगान इलाका है खैरपुर नाथन शाह है, जहाँ पूरा शहर डूब गया था, बल्कि लोगों के घरों की छतों तक पानी था। ऐसी सूरत में कौन सा स्कूल वहाँ बचा होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ जो है दोबारा तामीर के लिए प्रोग्राम हो रहा है और वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब 70 करोड़ रुपया कर्जा दिया है पाकिस्तान को, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग होगी सारी अंदरून सिंध में, जहाँ स्कूल भी बनेंगे, हस्पताल भी बनेंगे, रास्ते रोड बनेंगे, लोगों के घर भी बनेंगे, और अगला बरसाती पानी रोकने के लिए जो बलूचिस्तान से पानी आता है उसके लिए कोई डैम बनाने के लिए भी काम शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बिलावल तो गया था उनको तसल्ली देने और लोगों के साथ मिलने, क्योंकि 9 जनवरी को जो इजलास हो रहा है उसके लिए तैयारियां करनी थी ताकि कुछ चीज़ें वो खुद देख सके, इसीलिए वहाँ गए थे। और बच्चे बेचारे जो ज़ाहिर है जो सैलाब में उनका सब कुछ बह गया है, तो उनके पास कुछ नहीं। इस तस्वीर से तो यही है कि लोग अभी जो है सैलाब ज़दगान की मदद करें, सैलाब ज़दगान के लिए अपनी इमदाद जारी रखें ताकि ये लोग अपने घरों को बच सकें। उसके साथ ही आज की इस प्रोग्राम को यहीं ब्रेक देते हैं, अगली खबरों तक जैसे ही कोई नई खबर आएंगी तो आपको देंगे, लेकिन चलते चलते एक खबर आपको दे देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इमरान खान को जो है थोड़ा रिलीफ दे दिया है, फिर उसकी सहूलतकारी कर दी है। केस में उसको तलब किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली, पार्टी चेयरमैनशिप से नाअहली के केस में उसको हाई कोर्ट ने अगले समाअत तक रोक दिया है। तो यूँ लाहौर हाई कोर्ट अभी तक जो है सहूलतकारी शुरू कर रखी है और वो दूसरे मामला में टांग अड़ा रहे अपने कामों को छोड़कर। तो देखें अब इस पर क्या आगे जाके फैसला होगा। और आज अरशद शरीफ का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी भी अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी उसकी डिटेल सामने नहीं आई। जैसे आएंगी तो उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह मुतला किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।